Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये एनटीएससी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं और इस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फेडरलिज्म। मैंने लास्ट पार्ट में बताया भी था कि जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है उसे क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, है ना, जिसमें हम लोग पावर को शेयर करते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं ना, फेडरलिज्म। फाइन। अब इसे हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, ओके, the difference between federal and unitary गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो फेडरल है ना वो मल्टी लेवल गवर्नमेंट होता है, मतलब कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट नाम से बहुत क्लियर है, यूनिट एक ही है ना, यूनिट मतलब सिंगल होता है ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होती है बस, ओके। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक ऐसे देश में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है जहां का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, और यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसे जगह पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है जहां का पॉपुलेशन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी government. Okay, so now the next we will discuss about coming together and holding together federation. Coming together and holding together federation. Coming together and holding together federation. Fine. तो देखिएगा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो याद रखिएगा कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर बड़ा स्टेट बनाते हैं, बड़ा देश बनाते हैं, जैसे कि अमेरिका। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, अमेरिका। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ऑलरेडी बहुत बड़ा देश है वो अपने आप को छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, जैसे कि क्या हो गया, इंडिया, है ना। तो इंडिया, फाइन। तो यहाँ अमेरिका के अलावा भी और कुछ कंट्रीज हैं जो कि एग्जांपल हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, याद रखिएगा। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर से आप लिख के ले लीजिए कि एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही। एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यूएसए कमिंग टुगेदर में आएगा। और इसी आप और एक ट्रिक मैं बताता हूँ, यूएसए को ना आप जैसे इलैबोरेट करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, लेकिन ट्रिक क्या है कि यू फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस फॉर स्विट्जरलैंड, है ना। एस फॉर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये कुछ देश है जहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। और यहाँ पर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम जो है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ, सॉरी, ये इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। अब यहाँ जो कमिंग टुगेदर होता है ना उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होता है, कोई ज्यादा पावरफुल या कम पावरफुल नहीं होता। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा पावरफुल हुआ करता था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर इज नाउ अ नॉर्मल टेरिटरी, नाउ इट्स यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, है ना। तो उसका जो पावर है वो पहले से कम हो गया है ना। और वैसे ही कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकल 371, ओके। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर मिल सकता है और कुछ स्टेट्स को कम पावर मिलता है, फाइन। मींस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। बट हियर वन स्टेट गवर्नमेंट इज इक्विवेलेंट टू अनदर स्टेट गवर्नमेंट।
वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वली पावरफुल एज द स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसको पूरे स्टेट्स को होल्ड करना है ना, इसीलिए कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। So these are some basic differences between the coming together and holding together federation। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से कि भाई कुछ ऑप्शंस दे दिया जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा कि ये होल्डिंग टुगेदर का है कि ये कमिंग टुगेदर का है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको रट लेना है। फाइन। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं क्या कि लिस्ट ऑफ पावर, है ना, पावर लिस्ट, जो कि ये डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से पावर रहेंगे। पावर लिस्ट अपन देखते हैं इसमें। स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से पावर रहेंगे, कौन कौन से पावर दोनों गवर्नमेंट के पास में रहेंगे, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आता है। तो इसे देखते हैं। तो एक मिनट। तो जो ये जो पावर लिस्ट है उसे हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ओके। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसका डिसीजन यूनियन लिस्ट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पर जो भी मैटर होगा उसका डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसका डिसीजन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, मतलब दोनों मिलकर भी ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ली होगी वो मान्य होगी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर कौन लेगा भैया, डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लेगा डिसीजन। यहाँ पर कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके। और यहाँ पर कौन लेगा, बोथ, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई विवाद है, कंट्रोवर्सी है, तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो इम्प्लीमेंट होगा आगे जाके, है ना। उसके बाद देखिए कि कौन कौन से फील्ड्स आते हैं यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर्स, या फिर करेंसी, है ना, बैंकिंग, आप बोल लीजिए बैंकिंग। ठीक है। फिर डिफेंस। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं फील्ड्स, उसके बारे में यूनियन लिस्ट लेती है डिसीजन। स्टेट लिस्ट किस में लेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट किसके किसके डिसीजन लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, पुलिस, एग्रीकल्चर, पुलिस, है ना, ट्रेड, सो ये सभी जो चीजें होती हैं उसके ऊपर कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्करेंट लिस्ट वी हैव, एंड हियर बोथ द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन। फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन या फिर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो उनमें जो डिसीजन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के माध्यम से लिया जा सकता है। जैसे एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई, सीजीबीएसई, ना, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है ना। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सभी डिसीजन को दोनों ले सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद में एक और लिस्ट होता है जिसे कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। ठीक, रेसिड्यूरी लिस्ट। तो ये रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होता है कि रेसिड्यूरी लिस्ट मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अगर यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो वो कहां पर होगा, रेसिड्यूरी लिस्ट में होगा। ठीक है। और ये जो नए सब्जेक्ट्स बनते हैं वो सभी रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना। अभी अभी इनका जो चलन हुआ है पिछले 10-20 सालों में, तो ये जो है ना रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। ठीक है। इसका तो एग्जांपल लिख लीजिए, कंप्यूटर, और इसका डिसीजन कौन करता है, इसका डिसीजन लेगा यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनियन गवर्नमेंट। ओके।
यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। तो इसमें रेसिडेंशियल लिस्ट के ऊपर भी पिछले सालों में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो इससे थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक हैं, एक है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, एग्जांपल से हमेशा क्वेश्चन आता है, और जो पावर लिस्ट है उसमें ये जो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई फॉरेन अफेयर्स किस में आता है ना, यूनियन लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पिछले सालों में पूछा जा चुका है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है लिंग्विस्टिक स्टेट का जो टॉपिक है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। तो सबसे पहले इसे हम लोग रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो लिंग्विस्टिक स्टेट एंड द लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड द लैंग्वेज पॉलिसी विल सी। लिंग्विस्टिक स्टेट, तो भाई नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट जो कि लैंग्वेज के ऊपर आधारित हो। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत से स्टेट हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर आधारित हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो मराठा, है ना, चाहे वो गुजरात हो गुजराती, चाहे वो केरला हो मलयालम, चाहे वो तमिलनाडु हो तमिल, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो तेलुगु, चाहे वो उड़ीसा हो उड़िया, चाहे वो असम हो आसामीज। तो आप देख सकते हैं कि चाहे कहीं भी आप जाएंगे ना, तो मैक्सिमम जो स्टेट्स है भारत में वो लैंग्वेज के ऊपर ही आधारित है। तो जब भारत आजाद हुआ था 1950 में, तो उस समय हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने कहा था कि हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पर हम स्टेट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले ही वो पार्टीशन देख चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में और भी ज्यादा पार्टीशन हो लैंग्वेज या फिर रिलीजन के नाम पर। लेकिन जब लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो अल्टीमेटली उनको डिसीजन लेना पड़ा। सबसे पहला स्टेट जो था हमारे देश का जो कि लैंग्वेज के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, है ना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था। और आंध्र प्रदेश का जो डिमांड करने वाले सबसे बड़े लीडर का नाम है पी श्रीरामुलु जी, है ना। तो पी श्रीरामुलु जी ने बहुत दिनों तक जो है वो फास्ट रखा था, लेकिन उनके डिमांड को डिनाई कर दिया गया और बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन का टाइम था, है ना, इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, जनरल इलेक्शन 1952 में। तो इलेक्शन का टाइम था, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी लोगों के साथ में पंगा लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, ओके। और कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। तो जब आंध्र प्रदेश बना ना, तो बाकी जगहों से भी सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड और ज्यादा तेज हो गया, जिसकी वजह से सरकार ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया कि हमें और भी ज्यादा स्टेट्स बनाने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और उसी वजह से कई सारे स्टेट्स बने, जैसे उड़ीसा है ना, असम है, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु है, केरला है। तो ये सभी जितने भी स्टेट्स है ना, उसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही बने थे। और 1960 में महाराष्ट्र भी अलग, बॉम्बे भी अलग होता है और बॉम्बे अलग होकर दो नए स्टेट बनते हैं, दैट इज महाराष्ट्र ऑन द बेसिस ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड गुजरात ऑन द बेसिस ऑफ गुजराती लैंग्वेज। तो बॉम्बे कब डिवाइड हुआ, बॉम्बे डिवाइड हुआ था 1960 में, है ना, बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद में 1966 में पंजाब का डिवीजन हो जाता है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब में जो पंजाबी लैंग्वेज है और हरियाणा में जो हरियाणवी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो उनके लिए बनाइए। तो याद रखिएगा 1960 में बॉम्बे का डिवीजन हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात बना, और 1966 में पंजाब का डिवीजन हुआ था, क्या बना, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा बना, ओके। सो दैट यू मस्ट रिमेम्बर। और उसके बाद में और भी कई सारे डिविजन्स हुए थे आगे जाके, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। जो लास्ट 2014 में एक नया स्टेट बना था तेलंगाना, तो तेलंगाना भी लैंग्वेज के आधार पे ही बना था, तेलुगु, है ना, और वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना। हमारे देश का 29th स्टेट था, अभी 28 हो गया है। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद में उसको जो वहाँ जो स्टेट स्टेटस था उसे कम करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 28th स्टेट कौन सा हो गया है, अब कौन सा हो गया बताइए, तेलंगाना हो गया है ना। तो याद रखिएगा लास्ट स्टेट था जो बना था 2014 में 2014 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। So I hope this is very much clear to all of you. Okay, so now the next we have for you that is called as language policy. तो language policy यहाँ मैं लिखता हूँ, लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, तो लैंग्वेज को लेकर हमारे देश में क्या पॉलिसी है तो इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि हमारे देश में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। मीन्स इन इंडिया देयर इज नो लैंग्वेज दैट इज नेशनल लैंग्वेज, है ना। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या कि ऑफिशियल वर्क में इन लैंग्वेज का यूज हो सकता है। जैसे हिंदी हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोला जाता है। मोर देन 40% पीपल स्पीक्स इन हिंदी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि लगभग 50% से ज्यादा लोग नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं। इसीलिए हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। हिंदी के अलावा अगर आप हिंदी को भी जोड़ देंगे ना तो टोटल 22 लैंग्वेज हैं जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। शेड्यूल लैंग्वेज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है और आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस समय जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसको 1965 तक ही यूज करने का था। लेकिन 1965 में जैसे उसे हटाने का डिसीजन लेने वाले थे वैसे ही जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और जिसकी वजह से इंग्लिश को कंटिन्यू करने का फैसला लिया गया और इंग्लिश आज भी कंटिन्यू यूज हो रहा है एंड इट इज वन मोर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है ना, इंग्लिश। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में इंग्लिश का यूज होता है। इंटर स्टेट कम्युनिकेशन मतलब कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसमें इंग्लिश हम यूज करेंगे। जुडिशियल मैटर पे भी हम लोग इंग्लिश ही यूज करते हैं। जैसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है तो वो इंग्लिश में ही होता है। ओके, सो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो जज होते हैं वो बहुत से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कई स्टेट्स के ट्रांसफर होते रहता है उनका, और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वहां पर पूरे देश भर से मैटर आता है, केस आता है। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज भारत में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया। फाइन। सेकंड है कुछ लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला जैसे हिंदी और इंग्लिश, है ना। टोटल हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं और इंग्लिश को ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 तक यूज करने का था, लेकिन आज भी हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1965 में जब हम हटाने जा रहे थे तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने अपोज कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज भी हम इंग्लिश को कंटिन्यू कर रहे हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कम्युनिकेशन में और जो जुडिशियल मैटर है उसके उसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। फाइन। सो आई होप ये लैंग्वेज पॉलिसी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इट इज? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर को और ज्यादा डिवाइड करना, है ना, शेयर करना। ठीक है, तो ये गांधी जी का भी सपना था कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो और उनका भी ओपिनियन को जाना जाए, एक ग्रास रूट लेवल तक पकड़ हो सके, ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना है ना। तो उसी सपने को साकार करने के लिए, अचीव करने के लिए हमने 1992 में, याद रखिएगा, इन 1992 we have made one more government that is called as local government, है ना। अब लोकल गवर्नमेंट भी दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है
पंचायती राज पंचायती राज और दूसरा है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी है ना। तो जो पंचायती राज बना था ना, वो बना था 73rd अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट। और ये जो म्युनिसिपैलिटी बना था, ये बना था 74th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट आता रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये 73rd अमेंडमेंट के बाद में पंचायती राज बना था और 74th अमेंडमेंट के बाद में म्युनिसिपैलिटी बना था, है ना। तो ये 1992 में बना था ये लोकल गवर्नमेंट। और इसके बनने के बाद में कई सारी चीजें थी जो कि लागू हुई थी। तो पहला ये है कि रेगुलर इलेक्शन होगा। ठीक है, रेगुलर इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years, ओके, रेगुलर इलेक्शन विल टेक प्लेस। जो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका इलेक्शन कराने के लिए, मतलब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराने के लिए हमने एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया, जिसे कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कंडक्ट कराएगी? लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, मतलब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। फिर तीसरा है कि जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन है, उन्हें 1/3 सीट पर रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन, ओके, सो वुमेन विल गेट रिजर्वेशन इन 1/3 सीट ऑफ द टोटल सीट अवेलेबल। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन था, क्योंकि वुमेन के रिजर्वेशन को लेकर हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भी बिल पेंडिंग है पिछले 10-15 सालों से, लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी डिसीजन नहीं आ पाया, है ना। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में हमने 1/3 सीट दिया है इनको, वुमेन को, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी की वजह से लगभग 10 लाख से भी ज्यादा विमेन जो है वो पूरे देश भर में लोकल गवर्नमेंट में अपना सेवा दे रही हैं। दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, ओके। सो दिस इज अमेजिंग डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। और उसके बाद में जो चौथा है वो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को शेयर किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को शेयर किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट के साथ में। ठीक, सो once again we are repeating some that regular election will take place. स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बना दिया गया है। विमेन को 1/3 सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर द पावर विद द लोकल गवर्नमेंट। एंड द फिफ्थ वन इज एससी एंड एसटी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। एससी एंड एसटी को भी क्या मिलेगा भाई? रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो दिस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हैज बीन टेकन इन 1992 व्हेन वी हैव एस्टैब्लिश्ड लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। उससे पहले 1992 से पहले हमारे देश में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी और उसके ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। लेकिन 1992 के बाद में थर्ड लेवल आया, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा ना पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में समझ लेते हैं, फिर दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, है ना। तो पंचायती राज अगर देखेंगे ना, तो पंचायती राज हमारे देश में 3 लेवल पे हैं। तो इसे मैं बताना चाहूंगा आपको। जो सबसे टॉप मोस्ट होता है ना, उसे कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं? जिला परिषद। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में बोलते हैं जिला। उसके नीचे होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति, है ना। या फिर ब्लॉक या फिर मंडल भी कहते हैं इसे। और तीसरे लेवल पर होता है जिसे कहते हैं अपन ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, ये एकदम ग्रास रूट लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत के वर्क को मॉनिटर करने का काम करती है ग्राम सभा। कौन करती है? ग्राम सभा। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है। ठीक है, तो देखेंगे जो ग्राम सभा होती है ना, इसमें बेसिकली पूरे गांव के लोग 18 और अबव जिनको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त है, वो इसके मेंबर होते हैं। और ग्राम सभा एक साल में 2 से 3 बार मीटिंग करती है।
ग्राम पंचायत के बजट को पास करने का काम करती है और ग्राम पंचायत के वर्क को रिव्यू भी करती है कि ग्राम पंचायत सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होते हैं ना वो इसमें एक सरपंच होते हैं और पंच भी होते हैं। सरपंच जो है ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के वोट के माध्यम से। तो ग्राम पंचायत में आप याद रखेंगे सरपंच। ठीक है, और जो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत गांव के बेसिस पे होता है ना, 2 या 2 से अधिक या सिंगल गांव भी जो है एक ग्राम पंचायत कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक गांव का भी ग्राम पंचायत हो सकता है, जो छोटे छोटे गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत कंसिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में होता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है। ठीक, और पंचायत समिति के जितने भी मेंबर हैं उसको इलेक्ट कौन करते हैं? ग्राम पंचायत करते हैं। ओके, उसके ऊपर होता है, मतलब ग्राम पंचायत समिति बोल सकते हो कि बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति बनता है और ये ब्लॉक लेवल पर होता है। उसके ऊपर जिला परिषद होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और बहुत सारे पंचायत समिति को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। और जो जिला परिषद के मेंबर होते हैं वो वहां के लोकल एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी इनके मेंबर हो सकते हैं जिला परिषद के, है ना। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं इस पूरे ग्रुप के, ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। सो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगर आप म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी में भी कई सारे लेवल होते हैं, जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, है ना। तो देखते हैं इसे, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, है ना। तो जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है उसे हम कहते हैं नगर निगम या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे छोटे सिटी में म्युनिसिपैलिटी होता है, बड़े सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इसके जो पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है मेयर, है ना। तो मेयर आप नाम याद रखेंगे। तो क्या नाम होता है इनके पॉलिटिकल लीडर का? नाम होता है मेयर। ओके, तो ये भी कई बार आ जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ लिया है। ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, 73rd 74th अमेंडमेंट, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कितने 1/3 रिजर्वेशन मिलता है ना। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन किनका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you have liked the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. And if you have any doubt, problem, confusion, please comment below and let us know. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.